नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सीरीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी देखिए, जेडीयू दबाव बना रहा था और परिणाम भी निकलने शुरू हो गए। अब परिणाम को किस रूप में हम डिकोड करें, यह देखने की बात है। आपने देखा कि कल दिल्ली में संजय झा और ललन सिंह दोनों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। इसका आशय कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भी जेडीयू को कुछ सीटें मिलने जा रही है। और देखिए, वह जेडीयू जेडीयू का वह ऑफिशियल पेज जिस पर क्या कहा गया था कि जब बिहार की चर्चा हो, जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। वहां अब आगे भी कुछ नए पोस्टर शेयर किए गए हैं। एकजुट एनडीए बिहार 2025 में फिर से नीतीश कुमार। एकजुट एनडीए बिहार 2025 में फिर से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की हंसती मुस्कुराती तस्वीर लगाई गई है। लेकिन एक और डेवलपमेंट है। बात समझ में नहीं आ रही है कि ये कैसे हुआ, किसकी सहमति से हुआ। कल रात को बिहार के राज्यपाल बदल दिए गए। राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर बिहार के राज्यपाल जब बनकर आए थे, तब संबंध में कुछ तल्खी थी। महागठबंधन की सरकार भी देखा था शिक्षा विभाग को लेकर किस तरीके से बिल्कुल तलवारें खिंच गई थी। लेकिन बाद में यह कहा गया कि महागठबंधन की सरकार गिरी, एनडीए की सरकार बनी, बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार, तो इसमें राजभवन की बड़ी भूमिका रही और अब तो बिल्कुल मैत्रीपूर्ण संबंध थे। लेकिन इस बीच कल रात को आर्लेकर का तबादला कर दिया गया और आरिफ मोहम्मद खान केरल से बुलाए गए, उन्हें नियुक्त किया गया। अब यह बात समझने की है कि यह बीजेपी की चाल है या नीतीश कुमार की कोई सहमति है और वह बिहार विधानसभा के चुनाव में मुसलमान वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। 2020 में जेडीयू की ओर से एक भी मुसलमान उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता था। तो यह राज्यपाल का मसला, देखिए पड़ोसी राज्य झारखंड भी प्रभावित हुआ। रघुवर दास ने इस्तीफा दिया। कई लोग कह रहे हैं इस्तीफा ले लिया गया, उड़ीसा के राज्यपाल थे। अब उनकी भूमिका क्या होगी? कई लोग तो कयास लगा रहे हैं कि वह राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन मुझे इस बात में कहीं कोई दम नहीं दिखता है। पर झारखंड और बिहार की राजनीति, रघुवर दास बिहार के लिए भी जाने पहचाने चेहरे हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और हम लोगों ने पिछले दिनों चर्चा की थी जब झारखंड में बीजेपी की हार की समीक्षा कर रहे थे कि झारखंड में बीजेपी इसलिए हारी कि उसने अपने कोर वोटर, जिसके बूते उसने पहले सरकार बनाई थी, उसे भूल गई। और देखिए, इस बीच एक और चर्चा जरूरी है कि गिरिराज सिंह ने फिर से कहा है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए, नवीन पटनायक को भी मिलना चाहिए। संजय झा भी पहले बोल चुके हैं और भी कई नेता कह चुके हैं। तो भारत रत्न नीतीश कुमार को क्या नीतीश कुमार के मन के मुताबिक है या फिर नीतीश कुमार के लिए प्लान बी तैयार किया जा रहा है, यह भी समझने की बात होगी। कुछ ना कुछ बात है जो अंदर खाने में है और इसका बिहार परिणाम और प्रभाव देख रहा है। जी देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये बात जो आपने कही ना कि कुछ ना कुछ हो रहा है और हम्म, उसका परिणाम कुछ दिन में दिखाई देगा, हम्म, ये निश्चित रूप से है। लेकिन अभी अब किसी को ये अंदाजा नहीं है कि क्या होगा। हम्म, देखिए, अभी जब शतरंज की बिसात पर मोहरे बिछाए जाते हैं, जब गोटियां बिठाई जाती हैं, तो चाल सबको पता होती है कि हमको जी, शाहमात के लिए कौन कौन से चाल चलने हैं। लेकिन हम्म, कितने चाल के बाद शाहमात होगी, कितने चाल के बाद खेल खत्म होगा, ड्रॉ होगा या जीत हार होगी, ये दोनों प्लेयर्स में से किसी को अंदाजा नहीं होता है। जी, लेकिन मोहरे सजाए गए हैं। हम्म, उसमें अंतिम नतीजा कब आएगा, उस क्या नतीजा आएगा और कब आएगा, ये कोई नहीं कह रहा है। लेकिन हम्म, ये तो तय है कि बिसात बिछाई गई है, चाल चली जा रही है। हम्म, और वो चाल और ये शाहमात का खेल बीजेपी और जेडीयू के अंदर हो रहा है। दोनों दोनों ओर से हो रहा है। हाँ, दोनों दिखा नहीं रहे हैं कि हम आपस में लड़ रहे हैं, हम्म, लेकिन शाहमात का खेल इन्हीं के बीच में चल रहा है। और हम्म, कल हमारी बात हो रही थी, एक ऐसे जानकार हैं जो कॉरपोरेट से हैं, लेकिन बिहार झारखंड में अच्छी राजनीतिक पकड़ है उनकी। उन्होंने 90 जी, दिन का समय दिया कि 90 दिन के भीतर बिहार में
कुछ बड़ा होगा, नया होगा, आप लोग देखिएगा वो होगा। तो हमने जी। इसलिए कहा कि बिसात बिछी हुई है, मोहरे चले जा रहे हैं, कब उसका रिजल्ट आएगा और क्या रिजल्ट आएगा ये नहीं कहा जा सकता है। हुँ, तो उस समय के साथ-साथ गेम अनफोल्ड होगा, जिस तरह से दांव पत्ते चले जाएँगे, दांव चले जाएँगे, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। हुँ, उसी में का एक दांव नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग है, उसी में का हुँ, एक दांव गवर्नर बदलना भी है, उसी में का एक दांव नीतीश कुमार की यात्रा, नीतीश कुमार की वो तस्वीरें जो जिस पर हम लोगों ने चर्चा की कि बिहार की जब बिल्कुल। बात हो, नीतीश कुमार की ही बात हो, तो ये हुँ, सब चीजें अपने-अपने सबके अपने दांव पेच हुँ, हैं। एनडीए की बैठक बुलाना, उसके पहले कोर कमेटी की दिल्ली में बैठक, ये सब दांव के हिस्से हैं। देखिए वो इंटरकनेक्टेड है सब कुछ। 64 खाने वो बिसात बिछी हुई है शतरंज पर और दांव चले जा रहे हैं दोनों तरफ से। हुँ, अब अगर अभी का जो एकदम सबसे रिसेंट दाव है, यहीं से हम लोग शुरू करते हैं कि गवर्नर बदलने का क्या मतलब जी, है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के साथ बहुत ही अच्छे संबंध हो गए थे नीतीश कुमार के, और बिल्कुल। सरकार जिस समय बदलने की बातें चल रही थी, आपने कहा कि उसमें राजभवन की भूमिका देखी जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि राजभवन जा रहे हैं लोग, वहीं से बात हुँ, हो रही है कहीं आगे। तो ये सारी चीजें उस समय चर्चा में थी और उसके बाद संबंध काफी अच्छे भी हो गए थे। लेकिन उनको हटा करके केरल भेजा गया है हुँ, और केरल के राज्यपाल को बिहार ले आया गया है। आर्लेकर साहब 2 साल के करीब रहे बिहार में, अभी फरवरी में उनके 2 साल हो जाते 25 की, वो 2 साल के करीब रहे और 2 साल में चले गए। जी, तो आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं, इनके 5 साल पूरे हो गए हैं। तो हुँ, एक ये भी समझने की बात है कि बीजेपी के इस रिजीम में, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रिजीम में 10 साल, 11 साल में गिने-चुने लोग हैं, जिनके 5 साल का टर्म पूरा हुआ है, राज्यपाल का तो एक्सटेंशन हुआ है या दूसरा कार्यकाल मिला है हुँ, राज्यपाल का, जिसमें आनंदीबेन पटेल भी एक है। तो अब हुँ, ये सितंबर 2024 में इनके 5 साल पूरे हो गए केरल के गवर्नर के रूप में। सितंबर 2019 में केरल में गवर्नर अपॉइंट हुए थे आरिफ मोहम्मद साहब। अब 5 जी, साल पूरे होने के बाद इनको एक तरह से नई जगह भेजा गया है, इसका मतलब इनका नया कार्यकाल शुरू हो गया है अगले 5 साल हुँ, के लिए। तो जी, एक तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि आरिफ मोहम्मद खान को बीजेपी ने दूसरा टर्म दिया, मतलब केंद्र सरकार ने दूसरा टर्म दिया राज्यपाल का। जिस जी, जिस पार्टी की सरकार में पूरे प्रदेश में शायद ही कहीं मुसलमान मंत्री होगा, कोई हुँ, मुस्लिम एमपी नहीं है लोकसभा में, कोई मुस्लिम एमपी नहीं है राज्यसभा में, किसी मुसलमान को बीजेपी टिकट नहीं देती है, वहां आरिफ मोहम्मद खान साहब को दूसरा टर्म मिला है राज्यसभा का। तो बिल्कुल। एक और तो ये भी उम्मीद दूसरे किस्म के मुसलमान है ना, राज्यपाल। दूसरे किस्म के मुसलमान हैं। हाँ ये वही, शाहनवाज़ हुसैन और मतलब मुख्तार अब्बास नकवी भी नहीं है। हाँ मतलब वो ये उनको रख सकते हैं आप एपीजे अब्दुल कलाम वाली जी, श्रेणी में, एपीजे अब्दुल कलाम की हुँ, श्रेणी में, जो हुँ, जिनको पसंद करते थे हर आदमी की वो गीता पढ़ते हैं और वेजिटेरियन है। तो उस जी, वो एक अपना क्राइटेरिया, अपना एक पैमाना फिट किया हुआ है लोगों ने, जो राइट विंग के जो विचारक हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं। तो आरिफ मोहम्मद साहब उस क्राइटेरिया पर फिट होते हैं। तो वो लगातार दूसरी बार राज्यपाल बने और बिहार में उनका उनका 5 साल के बाद का कार्यकाल शुरू हुआ है। हुँ, अब इतने महत्वपूर्ण हैं वो बीजेपी के लिए, बीजेपी उनको पसंद कर रही है कि कहीं न कहीं बीजेपी की स्कीम ऑफ थिंग्स में वो फिट हो रहे थे। जी, तो तभी उनको 5 साल रखा गया एक ही जगह केरल जैसे राज्य में और फिर बिहार ले आया गया। हुँ, अब जब जब हम लोग इसको डिकोड करते हैं ज्ञानेश्वर जी कि क्यों, मतलब आरिफ मोहम्मद खान की क्या ज़रूरत है बिहार में? हुँ, हुँ, तो अब उनकी जो पास्ट इमेज है, आप उस इमेज में 3-4 गवर्नर तैयार किए थे बीजेपी ने। जी, जिनको विपक्ष शासित राज्यों में रखा गया था और उनका काम था कि राजभवन में पैरेलल पावर सेंटर बनाना, सत्ता का एक समानांतर केंद्र बनाना और वहां बिल्कुल। से उस अपने मतलब एक दूसरे तरह की राजनीति करना जो राज्य सरकार के हुँ, लाइन पर नहीं हो। उसमें हुँ, जगदीप धनखड़ साहब थे वहां पश्चिम बंगाल में, जब वो बंगाल में। गवर्नर थे कितनी कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन अब वो जी, उपराष्ट्रपति हो गए। उसके हुँ, बाद एक गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं, जिनके परमानेंट पंगा जिनका चलता रहा केरल की सरकार से। और हुँ, तीसरे आर.एन. रवि साहब हैं, जो अभी तमिलनाडु में हैं, उनका भी पंगा लगातार एम.के. स्टालिन की सरकार के साथ चलता रहता है। बिहार के ही रहने वाले हैं। बिहार के ही रहने वाले हैं, तो वो बिहार आ नहीं सकते हैं। धनखड़ जी, साहब अब उपराष्ट्रपति हैं। तो उस हुँ, तरह के जिन जिन लोगों की इमेज बनी है, उसमें एक इमेज वाले जो नेता थे, उनको बिहार लाया गया है। हुँ, जो राज्य सरकारों से जिनका निरंतर विवाद चलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब ये सवाल है कि कोई विवाद तो दिख नहीं रहा है। हुँ, बिहार में तो आपकी सहयोगी पार्टी की सरकार है, आपकी सरकार है, मतलब एनडीए की सरकार है, आपकी सहयोगी पार्टी के नेता उसको लीड कर रहे हैं। हुँ, तब फिर क्यों ऐसे ऐसे राज्यपाल की जरूरत है जिनका इतिहास बतौर राज्यपाल सरकारों से लड़ने का है, भिड़ने का है? जी। ऐसे राज्यपाल की क्या जरूरत पड़ गई बिहार में? वो तो
दूसरा पक्ष यह भी है कि जो आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं, वह नीतीश कुमार के पुराने जानने वाले हैं, वीपी सिंह की सरकार में साथ काम किए हैं और आरिफ मोहम्मद खान साहब की कुंडली यह कहती है कि कोई ऐसी पार्टी रही नहीं जिसमें ये रहे नहीं है। चौधरी चरण सिंह के साथ भी रहे, जनता पार्टी के साथ भी रहे, पीलू मोदी के साथ भी रहे, सबके साथ रहे, केसी त्यागी के भी करीब हैं, तो वो उस जमाने के हैं। लेकिन नीतीश कुमार की सहमति से ये फैसला हुआ होगा, तब तो दूसरी बात है नीतीश कुमार की राजनीति क्या, इसे भी डिकोड करें। हाँ, तो वही जो आपने कहा ये दूसरा पहलू है जिस पर हम अभी जी। आते हैं। पहला कि ऐसे ऐसे गवर्नर की जरूरत बिहार में क्यों पड़ी? क्या हम्म। उसी में ये सवाल पूछा जा रहा है, ये सवाल उठ रहा है, ये हर आदमी इस बात को समझना चाह रहा है कि हम्म। क्या कोई संभावना ऐसी दिख रही है आने वाले समय में कि वहां अनफ्रेंडली गवर्नमेंट हो जाएगी और वहां एक ऐसे गवर्नर की जरूरत होगी जो नकेल कसने में माहिर हो, जो सरकार की नकेल कस सकता हो। तो ये बिल्कुल। सवाल पूछा जा रहा है। ये सवाल है कि अभी हम्म। ये जो ये मौजूदा कॉम्बिनेशन है, जो गठजोड़ है, ये टूट जाएगा। नीतीश कुमार कोई नया गठजोड़ बना सकते हैं भविष्य में, आने वाले दिनों में कोई ऐसी संभावना दिख रही है क्या? हम्म। तो क्या उस संभावना, उसकी तैयारी में बीजेपी इनको ले आई है कि जब वो हम्म। ऐसा समय आए तो हमारे पास राजभवन में एक ऐसा आदमी हो जो जिसकी इमेज हो लड़ने वाली भिड़ने वाली और जो हम्म। जिसका बैकग्राउंड भी समाजवादी हो, कांग्रेसी भी हो, जिसका बैकग्राउंड इस तरह का हो, हम उससे हैंडल करा सकें। अब तो कोई गठजोड़ न बने और राज्यपाल की भूमिका ज्यादा स्थापित हो हाँ, जाए, यह भी हो सकता है। हाँ, वही तो इसके लिए भी क्या इस ये मकसद था। तो जी। ये भी अभी अनफोल्ड होगी, ये ड्रामा भी अनफोल्ड होगा, पता चलेगा कि क्या सोच है, क्या होना है। और ये हम्म। दूसरा पहलू ये है कि क्या नीतीश कुमार की सहमति से इनको लाया गया है ताकि नीतीश कुमार की नीतीश कुमार जिस पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हैं उसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के आरिफ मोहम्मद साहब भी है। तो एक जो हम्म। समाजवादी बैकग्राउंड है उनका, प्रोग्रेसिव मुस्लिम जो उनकी इमेज है, और वो उस मुस्लिम होते हुए भी इस देश के कल्चर संस्कृति वगैरह को जो मतलब किसी भी दूसरे हिंदू संत की तरह मानता हो, ऐसा हम्म। व्यक्ति क्या राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है बिहार में? ये संभावना, इसकी संभावना बल्कि ज्यादा दिख रही है, क्योंकि जी। अभी जो भी स्थिति है उसमें टकराव होना और गठबंधन टूट जाना, नई सरकार बनने की बात थोड़ी दूर की कौड़ी दिख रही है। हम्म। लेकिन ये स्थिति ज्यादा दिख रही है कि आरिफ मोहम्मद खान की वजह के जरिए एक बड़ा मुस्लिम तबका है जो प्रोग्रेसिव है, जो बहुत कट्टर नहीं है, हार्डलाइनर नहीं है, उसको ये मैसेज दिया जाए कि भाई नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री की रेस में है, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उनसे हम्म। आपको कोई खतरा नहीं है, कोई जोखिम नहीं है। तो बिल्कुल वो वर्ग, बिल्कुल। उस वर्ग को एक दोहरा भरोसा होगा कि गवर्नर के तौर पर आरिफ मोहम्मद खान बैठे हुए हैं और 2010 मुख्यमंत्री याद है ना अजीत जी, 2010 याद है ना कि एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार की पार्टी को बिहार के मुसलमानों ने मत दे दिया था और आरजेडी की हार किस रूप में हुई थी। तो लक्ष्य भी रखा गया है 2025 225। हाँ, तो इसके लिए हर वर्ग का कुछ ना कुछ वोट चाहिए है, या जी। कम से कम ये चाहिए कि कोई ऐसा वर्ग जो जिसकी आबादी 18% है, वो होस्टाइल नहीं रहे। इस अंदाज में बिल्कुल। चुनाव नहीं लड़े कि हर हाल में इनको हरा ही देना है हमको, होस्टाइल हम्म। होकर के नहीं लड़े चुनाव। तो अभी क्या पता है कि बीजेपी की भी प्लानिंग हो कि जो आपने कहा कि शाहनवाज हुसैन जैसे मुस्लिम चेहरे जो हैं, उनको भी चुनाव लड़ाना हो बिहार में। तो बिल्कुल। बीजेपी भी जो स्ट्रेटजी बीजेपी की देश के दूसरे हिस्सों में रहती है, वो बिहार के लिए नहीं रहेगी। हम्म। बिहार में वो ये उस नारे पर उस तरह की राजनीति करके चुनाव नहीं लड़ेगी बीजेपी, ये अंदाजा लग रहा है आरिफ मोहम्मद खान के आने के बाद से। और जी। आरिफ मोहम्मद खान को भारत की संस्कृति, सभ्यता, वेद, साहित्य, इन सब चीजों के कस्टोडियन है एक तरह से, वो इन सब के भी अच्छे जानकार हैं और मुस्लिम हम्म। है एकदम, अपने अपने धर्म को भी मानते हैं और देश की संस्कृति में भी यकीन रखते हैं, जो एक रूपता, देश की जो एकता अखंडता में भी। तो ऐसा आदमी सूट करता है नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स के लिए। और बिल्कुल। एक बड़ा चेहरा ले आने का भी एक मैसेज होगा कि एक बड़ा नाम गवर्नर, चूंकि राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के आने के पहले तक बिहार के लोग उनको नहीं जानते थे, जानते ही नहीं लेकिन थे, बिल्कुल। जानते ही नहीं थे, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान को लोग जानते हैं। तो उस हम्म। लिहाज से भी एक राजनीतिक फैसला है कि आप एक ऐसे आदमी को लेकर के आए जिसको लोग जानते हैं, और आरिफ मोहम्मद खान भी लोगों को जानते हैं। हो सकता है कि बिहार के 150-200 राजनीतिक सामाजिक रूप से सक्रिय लोग हों जिनको निजी तौर पर वो जानते हो, तो जी। उनके साथ वो कनेक्ट करना, उनके साथ मतलब एक राजनीतिक गतिविधि का केंद्र बन सकता है राजभवन। आरिफ मोहम्मद हम्म। खान साहब आकर के चुपचाप बैठने वाले नहीं है। और हम्म। दूसरा एक हमको लग रहा था कि थोड़ा इम्बैलेंस हो रहा था, कि प्रभारी भी बिहार के जो प्रभारी हैं वो महाराष्ट्र के हैं, विनोद तावड़े, बिल्कुल। और हम्म। जो गवर्नर हैं आर्लेकर साहब वो गोवा के हैं और एक कोंकण के इलाके में है, जो महाराष्ट्र गोवा के बॉर्डर पर कोंकण का इलाका है, वहां के जी। हैं आर्लेकर साहब। जो संघ के जो पदाधिकारी संघ की तरफ से आए हैं, दलसानिया साहब, वो गुजरात के हैं। तो एक तरह से गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र या पश्चिम का थोड़ा वहां असर दिख रहा था।
तो वो भी एक इम्बैलेंस दिख रहा था कि हर आदमी एक तीनों जग तीन एक ही तरफ का, एक ही जगह का है। तो आरिफ मोहम्मद बिल्कुल। खान साहब उत्तर प्रदेश के हैं, हार्डकोर पॉलिटिशियन रहे हैं और सबको जानते हैं। तो उनके हाँ, आने से जानने की जनता बात थोड़ी थोड़ी तेज हो। 1974-77 वाले हैं, जानने के लिए हाँ, लालू यादव को भी जानते हैं, शिवानंद तिवारी को भी जानेंगे, वशिष्ठ नारायण सिंह को भी जानेंगे, नीतीश कुमार को भी जानेंगे, सुशील कुमार मोदी तो अब रहे नहीं, अश्विनी चौबे को भी जानते होंगे। बिल्कुल, जो उस बिल्कुल। हाँ, उस जमाने के उनको तो सभी को जानते होंगे। हाँ, तो और ऐसे लोगों को भी जानते होंगे जो राजनीतिक सामाजिक रूप से सक्रिय हों। तो बिल्कुल, उनके बिल्कुल। राजभवन में बैठने से राजनीति होने में और मतलब वो राजनीति का एक सेंटर वो डेवलप होगा। वहाँ लोग हुँ, मिलेंगे, जुलेंगे, सहज रूप से लोग मिल सकते हैं क्योंकि लोग जानते हैं, लोगों को ये भी जानते हैं। अर्लेकर साहब से हुँ। किसी को मिलने का कोई मतलब नहीं था, राजनीतिक जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनका। हाँ, जबकि तो मिलते हुए भी थे, बड़े सहजता के साथ मिलते थे। हाँ, तो उतनी उससे हुँ, ज़्यादा सहजता से आरिफ मोहम्मद खान साहब मिलेंगे। ये जी, जनता के राज्यपाल होंगे, मतलब हुँ, पब्लिक के गवर्नर होंगे ये। तो हुँ, उस नाते ये एक बीजेपी ने एक राजनीतिक दाँव अपनी तरफ से एक पता चला है। उसमें क्या इस्तेमाल है उनका, देखिए हम जी, लोगों ने हिस्ट्री देखी है केरल में उनकी जिस तरह की लड़ाइयाँ होती थी, कितनी हुँ, मतलब कितनी घनघोर और ऐसी लड़ाई जो एकदम निजी तौर पर निजी लड़ाई में तब्दील हो गई थी वहाँ। बिल्कुल। लड़ाई तो शुरू हुई थी उसी तरह से जिस तरह से बिहार में शुरू हुआ था एक टाइम गवर्नर के द्वारा वो सीनेट और उसके मेंबर्स बनाने से शुरू हुआ मान लीजिए और उसके बाद वाइस चांसलर की नियुक्ति पर आया था। तो जी, वहां भी इसी से हुआ था लेकिन और कई चीजों पर वो उसका दायरा बढ़ गया था। तो बिहार में वो नौबत नहीं आए। देखिए अब ये हुँ, कहेंगे हम लोग तो इसके पहले के दोनों गवर्नर काफी हद तक फ्रेंडली हो गए थे नीतीश कुमार के। फागू हुँ। चौहान भी काफी हद तक एक समय फ्रेंडली हो गए थे एक उससे की उनसे भी कास्ट का हाँ, कॉम्बिनेशन एक बन रहा था। हाँ, बिल्कुल। देखिए, करीबी तो हो गए थे, लेकिन फागू चौहान के ज़माने में और देवानंद कुमार के ज़माने में राजभवन से जो खेला चल रहा था, उससे नीतीश कुमार सहज भी नहीं थे। हाँ, नहीं सहज नहीं थे। बाद में बाद में बदनामी आपने देखा ही कि किस तरीके से स्पेशल विजिलेंस यूनिट और विश्वविद्यालयों में छापेमारी, कुलपतियों की गिरफ्तारी, उन स्थितियों से नीतीश कुमार सहज नहीं थे। हाँ, उन सबसे सहज नहीं थे, उनसे तो बिल्कुल ही बल्कि बाद में तो जो ये चीज़ें आने लगी कि एक जगह से लोग लाए जा रहे हैं, उनकी नियुक्तियाँ हो रही हैं, ये सब चीज़ें थी, उन बिल्कुल। सब चीज़ों से कैसे कोई सरकार सहज हो सकती है। हुँ, लेकिन राजनीतिक रूप से कोई परेशानी नहीं थी नीतीश कुमार को, बड़े हाँ, बड़े उनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे। हुँ। तो अब वो तीसरे गवर्नर हो सकते हैं जिनसे नीतीश कुमार के निजी संबंध भी अच्छे हों और सरकार के कामकाज में भी दिक्कत नहीं आए, बल्कि कुछ यहाँ तो राजनीति से भी जाए। सीधा-सीधा जी, सीधा-सीधा है, या तो संबंध अच्छे होंगे या संबंध खराब हो जाएँगे। मतलब बीच वाले आरिफ मोहम्मद खान नहीं है। नहीं है। जो दिल्ली कहेगा वह करेंगे। हाँ, और जैसे आपने कहा ना, जगदीप धनखड़ साहब के बारे में कहा, बंगाल में किस तरीके से लड़ाई चलती रही, ये हमने और आपने देखा, या टीएन रवि साहब जो तमिलनाडु में है। तो या तो संबंध अच्छे होंगे, और संबंध अच्छे होंगे तो किसी भी हद तक जा सकते हैं, और संबंध खराब होंगे तब भी किसी हद तक जा सकते हैं। आरिफ मोहम्मद खान के बारे में लोग तो ऐसा ही कहते हैं। नहीं है, ऐसा ही है। देखिए, हम लोग जितने गवर्नर्स की बात कर रहे हैं, हुँ, लड़ने के लिए भी आपको इंटेलिजेंट आदमी भेजना होगा, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन की बिल्कुल। जानकारी हो, जिसको प्रशासनिक अनुभव हो, जिसको राजनीतिक हुँ, अनुभव हो। तो हुँ, ये जगदीप धनखड़ साहब के साथ था, खुद ही इतने बड़े जानकार वकील थे और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे और मंत्री रह चुके थे, तो उनको बड़ा अनुभव था। उसी तरह से अनुभवी आदमी आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं, लड़ने मतलब के लिए। कुरान की आयत भी पढ़ सकते हैं और हाँ, गीता का पाठ और भी कर गीता के सकते हैं। श्लोक भी पढ़ सकते हैं, एक ही सांस जी, में, उनको कोई दिक्कत नहीं है और उसकी व्याख्या हुँ, करके समझा भी सकते हैं आपको। तो अच्छा, जी, कॉन्स्टिट्यूशन की धाराएँ भी आपको पढ़ के समझा सकते हैं, सरकार कैसे काम करती है, ये भी जानते हैं वो। तो हुँ, ऐसा आदमी वहाँ बिठाने का मतलब कोई अनायास नहीं है कि एकदम से ले आकर के उनको बिठा दिया गया। ज़रूर बीजेपी के पास उनकी कोई भूमिका है, बीजेपी बिल्कुल। के आगे की राजनीति में उनकी कोई भूमिका है, जो हम लोग हुँ, अभी नहीं देख पा रहे हैं। आगे क्या जी, पॉलिटिक्स अनफोल्ड होगी वो तब पता चलेगा। हम लोग बाकी लोगों के पहले तो फिर भी देख लेंगे, लेकिन हुँ, वो उसके लिए कुछ और दांव चलने होंगे। 1-2 और दांव चले जाएँगे तब उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या मकसद है। 1-2 और दांव अभी चले जाएँगे इस मामले में। बाकी और चलिए, दांव ये तो राज्यपाल की बिल्कुल, ये राज्यपाल की बात हो गई। हुँ, लेकिन 26 जनवरी जैसे-जैसे करीब आ रहा है, भारत रत्न की माँग कि नीतीश कुमार को, और देखिए नीतीश कुमार को मिले, नवीन पटनायक को न मिले, यह शायद संभव न था। इसलिए आज गिरिराज सिंह ने कह दिया कि दोनों को भारत रत्न दे दीजिए। तो संजय झा ने पहले मुहर लगाई थी, और मुझे याद है कि इसकी शुरुआत जनता दल यूनाइटेड के एक नेता है छोटू सिंह, उन्होंने की थी। वह मांग तब नीतीश कुमार को बहुत अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन यह मांग आगे ही बढ़ती जा रही है, और नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना, देखिए बिहार के लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। कर्पूरी ठाकुर को पिछले साल मिला है, और जीते जी मिल जाना। लेकिन
भारत रत्न देकर कोई हिसाब तो नहीं किया जा रहा है। देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये हम लोगों ने उस दिन भी, उस समय भी चर्चा की थी इस पर, बहुत जी। लंबी नहीं, लेकिन उस समय भी हम लोगों ने चर्चा की थी। तब जेडीयू में लोग नाराज थे और वो पोस्टर हम्म, उतार दिए गए। ये कहा गया कि ये पार्टी की मांग नहीं है, ये पार्टी के पोस्टर्स नहीं है, ये इंडिविजुअल एक बिल्कुल। नेता की मांग है। हम्म, लेकिन उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार डिजर्व करते हैं, उनको मिलना चाहिए भारत रत्न। तो अब जब बात रिजर्व करने की आ जाए, तो हम्म, अभी पिछले कुछ समय में हम लोगों ने देखा है कि कंटेम्पररी पॉलिटिशियंस को भारत रत्न और पद्म विभूषण वगैरह मिलना शुरू हो गया है। आमतौर हम्म, पर लोग अवॉइड करते थे जी। कुछ समय तक, अब वो मिलने लगा है। हम लोगों ने देखा मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण मिला, शरद पवार को पद्म विभूषण मिला, प्रणब मुखर्जी और लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया। तो ये भारत रत्न जो कंटेम्पररी पॉलिटिशियंस हैं, जी। उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाने लगा है। तो कोई हम्म, हैरानी नहीं होगी जिस तरह का योगदान है राजनीति में नीतीश कुमार का या नवीन पटनायक का, कि उनको मिले। भाई अब हम्म, आप आज के कंटेम्पररी पॉलिटिशियन में कोई अटल बिहारी वाजपेयी के गुण या नेहरू के गुण तो नहीं खोज सकते हैं ना। आज का हम्म, जो पॉलिटिशियन है उसको तो आज ही के टर्म्स में देखेंगे, आज ही के जो मूल्य हैं उन्हीं मूल्यों की कसौटी पर कसेंगे। तो उस कसौटी पर तो नीतीश कुमार बहुत ऊपर है, नवीन पटनायक तब भी तो ये काफी लिखा ऊपर है। जाएगा ना, ये दोनों चीजें संभव होगी या दोनों चीजें साथ साथ जोड़ी जाएगी। भारत रत्न नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, ये दोनों रहेगा कि एक ही रहेगा? देखिए, अब ये जो लोग इस बात के प्रयास में लगे हुए हैं, जी। हमने एक दिन और कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता से हमारी बात हुई। उन्होंने हम्म, कहा कि हम लोग तो पिछले साल ही चाहते थे कि हम्म, नीतीश कुमार को भारत रत्न दे दिया जाए। तो जो जी। लोग चाह रहे हैं, जो प्रयास किया जा रहा है भारत रत्न देने का, उनका हम्म, ये कहना है कि भारत रत्न देने के बाद आप परसुएड कर सकते हैं, आप उनको समझा सकते हैं कि अब आपको छोड़ देना हम्म। चाहिए, आप सक्रिय राजनीति आपको छोड़ देनी चाहिए है। अब आप ये देश के समझाया। सर्वोच्च नागरिक हो गए भाई, मुख्यमंत्री क्या है? हाँ, अब वही भारत रत्न होने के बाद आपको क्या जी। दूसरा और क्या चाहिए होता है? भारत रत्न हो हाँ। गया, तो हम्म, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन ये इस समझाया जा सकता है इस बात से, जी। और बिहार हम्म, की जनता को भी ये यकीन दिलाया जा सकता है कि नीतीश कुमार को इतना बड़ा सम्मान देने के बाद बीजेपी अपने हाथ में सत्ता ले रही है, या अब तो बीजेपी का एक बड़ा भारी, नरेंद्र मोदी का और उनकी सरकार का एक बड़ा भारी उपकार हुआ कि उन्होंने बैक टू बैक 2 बार में हमारे 2 महापुरुषों जी। को, 2 बड़े नेताओं को, पिछड़ी जाति के जो लोग आते हैं, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया। तो ये जो हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे कि अगर नीतीश कुमार को हटाते हैं और सत्ता अपने जी। हाथ में बीजेपी लेना चाहती है, तो हम्म, वो नीतीश कुमार की सहमति से होना चाहिए, और बिहार की जनता भी गुड ह्यूमर में होनी चाहिए। बिहार की बिल्कुल। जनता जो नीतीश कुमार को पसंद करती है। तो हम्म, ये माना जा रहा है कि उस दिशा में एक बड़ा कदम होगा अगर भारत रत्न दे करके इसको इनिशिएट किया जाता है। जी। लेकिन जब हमारे सामने ये बात आई, तो हमने कहा था कि इस बात को फॉर गारंटेड मत लीजिएगा कि भारत रत्न हो गए तो अब सक्रिय राजनीति नहीं कर सकते हैं या हम्म, नहीं ही करेंगे। भाई हम जी। सब लोगों ने देखा कि सचिन तेंदुलकर भारत रत्न है और अभी तक इन्वर्टर बेचते हैं टेलीविजन पर। हम्म, और बिल्कुल। भाई दूसरी चीजों के विज्ञापन करते हैं। अभी जो हम्म, मुकेश अंबानी की क्रिकेट टीम है मुंबई की, मुंबई इंडियंस, उसके मेंटर हैं वो। तो वो अभी हम्म, कई काम कर रहे हैं, भारत रत्न होने के बाद भी ये सारे काम कर रहे हैं। लता मंगेशकर भी गाना गाती ही रही थी। तो वो, जी। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि जब आप किसी को भारत रत्न देंगे तो वो जिस काम के लिए आप दे रहे हैं उस काम से आप उसको हम्म, रिटायर कर लेंगे। मान लीजिए हम्म, कि राजनीति और सामाजिक कार्यों के लिए ही तो नीतीश कुमार को मिलेगा, सामाजिक कार्यों के लिए, तो वो उनको बिल्कुल। कैसे हटा सकते हैं? ये कोई नियम नहीं है, हटा नहीं सकते हैं इस तरह से। आप उनको परसू समझा सकते हैं कि भाई अब आप हो गया, अब आपको इतना बड़ा सम्मान मिल गया, अब आप नई पीढ़ी के लिए रास्ता बनाइए। तो हम्म, ये उम्मीद की जा रही है कि भारत रत्न अगर दिया जाता है तो उनको समझाने में और बिहार की जनता को भरोसा दिलाने में आसानी हो जाएगी। जी। हालांकि इस पर अभी मुहर नहीं लगी है, अभी ये तय नहीं है कि दिया ही जाएगा उनको। हम्म, अगर दिया जाता है तो फिर वो जो हमने कहा 90 दिन वाली डेडलाइन है, उसके भीतर कुछ चीजें हो जाएंगी बहुत बड़ी बिहार में, और उसकी हम्म, तैयारी हो रही है। अगर दिया जाता है तो ये उसकी तैयारी का पार्ट है, नहीं दिया जाता है तो आगे मिलेगा। ये तो तय मान लीजिए कि अब जब उनका नाम इस चीज के लिए चल रहा है तो उनको ये सम्मान मिलेगा। बिल्कुल। तो चलिए देखिए, सम्मान मिलेगा, नहीं मिलेगा, और देखिए दोनों साथ रहेंगे, एक बने रहेंगे, या फिर 90 दिनों वाली बात। आगे चलते हैं। देखिए, रघुबर दास, उनसे इस्तीफा लिया गया या उन्होंने इस्तीफा दे दिया। भाजपा में अब वे कितने सक्रिय किए जाएंगे? उनके समर्थक तो कहने लगे कि देखिए नहीं नहीं नहीं, नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का नाम, भूपेंद्र यादव का नाम चल रहा था। लेकिन रघुबर दास का फलक इतना बड़ा नहीं है कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें बना दिया जाए। लेकिन हाँ, बीजेपी लगातार इस बात की समीक्षा कर रही है, मंथन कर रही है कि आखिर हम झारखंड हारे क्यों, जब पूरे देश में प्रो इनकम्बेंसी सरकारों की चल रही थी। ठीक है, हेमंत सोरेन ने जीत दिया, लेकिन हमने लड़ा थोड़े कम था, हमने संसाधन थोड़े कम खर्च किए थे।
तो फिर हम क्यों हार गए झारखंड। ऐसी स्थिति में रघुवर दास के साथ आपको वह विवाद भी याद होगा कि उनके बेटे ने वहां उड़ीसा के राजभवन में क्या किया था। यह बात भी शायद भाजपा को अच्छी लगी थी, नहीं लगी थी, यह भी समझने की बात है। लेकिन रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल के पद से हट गए। अब उनकी भूमिका क्या होगी, और उनकी भूमिका को लेकर बिहार में भी लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि दोनों है तो भाई ही ना, बिहार झारखंड। बिल्कुल बिल्कुल है, और दोनों राज्यों को ध्यान में रख के ही उनकी भूमिका तय की जाएगी। जी। जहां तक हमको लग रहा है, जो हमारी हम्म, बात भी हुई है, उनके सिस्टम में, उनके सेटअप में लोगों का कहना है कि वो सक्रिय राजनीति में आएंगे। उनकी बड़ी हम्म, इच्छा है, दिली तमन्ना थी कि पिछला विधानसभा चुनाव लड़े वो जी। झारखंड का, और वो हम्म, तैयार थी इस्तीफा देकर के चुनाव लड़ने के लिए। हम्म, लेकिन उस समय भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको रोका, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों की स्ट्रेटजी में बाबूलाल मरांडी का नाम आगे था। उन लोगों ने एक हम्म, मैसेज बनवाया हुआ था कि हम एक बड़े आदिवासी चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ रहे हैं। उस समय हम्म, तक बीजेपी इस उम्मीद में थी कि बाबूलाल मरांडी के नाम पर हम कुछ आदिवासी वोट ले सकते हैं, और फिर हम्म, अपना वोट हमको मिल जाएगा तो हम चुनाव जीत जाएंगे। और बाबूलाल मरांडी को ले आया गया, उनकी पार्टी का मर्जर कराया गया है, और उनका चेहरा ही आगे रखना चाहिए है। अगर रघुवर दास विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो कंफ्यूजन होगा, ये मैसेज जाएगा कि वो भी बन सकते हैं, और फिर ये हम्म, कंफ्यूजन, अभी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। तो इसलिए उनकी बहू को टिकट दिया गया। जमशेदपुर पूर्वी की सीट से पूर्णिमा दास साहू चुनाव लड़ी, जो रघुवर दास की बहू जी। है। और हम्म, देखिए, बगल की सीट से पोटका में, उसी जमशेदपुर में अर्जुन मुंडा की पत्नी लड़ रही थी, बड़े अंतर से चुनाव हार गई। उसके बिल्कुल। बगल में मधु कोड़ा की पत्नी लड़ रही थी, गीता कोड़ा एमपी रही हैं, चुनाव हार गई। जी। और रघुवर दास की बहू चुनाव जीत गई, बड़े अंतर से जीती। चंपई तो सोरेन का बेटा भी हार गया। हाँ, उनका चंपई सोरेन का बेटा बिहार का, मतलब चार पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिवार से लोग लड़े थे, दो की पत्नियां और एक की बहू और एक का बेटा, जिसमें खाली रघुवर दास की बहू जीती है। तो हम्म, जब जब झारखंड के नतीजे आए और बीजेपी का ये गेम प्लान फेल हुआ आदिवासी वोट को अपने साथ ले आने का, और रघुवर दास की बहू बड़े अंतर से जीती जमशेदपुर पूर्वी में, तब रीथिंक किया गया है बीजेपी की स्ट्रेटेजी कि जो नॉन ट्राइब्स पॉलिटिक्स 2014 में शुरू की गई थी रघुवर दास का चेहरा आगे करके, उस हम्म, राजनीति से स्टिक करने की जरूरत है, उसी राजनीति से वो साथ लेकर के चलना चाहिए। इसलिए उनकी भूमिका देखिए, झारखंड में जिस तरह से बिहार में है ना कि पिछड़ा और अति पिछड़ा ऑलमोस्ट 63% वोट हो जाता है, 36% और बिल्कुल। 27% वोट हो जाता है। हम्म, उस तरह से झारखंड में भी 54% के करीब पिछड़ी जातियां हैं, और पिछड़ों में भी वैश्य सबसे बड़ा समूह है, और उसमें तेली सबसे बड़ा समूह है, जिस जी। समूह से, जिस जाति जो को रिप्रेजेंट करते हैं रघुवर दास। और हम्म, बिहार में भी उस जाति, उस समूह के काफी लोग हैं, पचपनिया जिनको हम्म, कहा जाता है, उसमें सबसे बड़ा समूह वही वही है, वैश्य वर्ग का ही है। और बिल्कुल। सुशील मोदी के हटने के बाद से बीजेपी का प्रयोग चल रहा है। पहले संजय हम्म, जायसवाल थे, जब सुशील मोदी को थोड़ा हाशिए में किया गया तो संजय जायसवाल आगे किए गए कि ताकि उनके सहारे हो। तारकिशोर प्रसाद आगे किए गए। हाँ, तारकिशोर प्रसाद आगे किए गए, अब दिलीप जायसवाल आगे किए गए हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, वो सध नहीं रही है वो राजनीति। खैर, वो जी। कोर वोटर है बीजेपी का, लेकिन आजकल तो कोर वोटर को भी साधने की जरूरत पड़ती है। तो रघुवर बिल्कुल। दास के लिए ये भूमिका हो सकती है, भले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो वो रह ही चुके हैं। तो जी। राष्ट्रीय स्तर पर कोई भूमिका उनकी बन सकती है, महासचिव बन सकते हैं, प्रभारी बन सकते हैं कुछ राज्यों के, उनको प्रदेश में अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बाबूलाल मरांडी विधायक दल के नेता हो उनका सकते हैं, सबसे जगह, विपक्ष हो जी। सकते हैं। तो उनके लिए भूमिका सोची गई है, लेकिन इतना तय है कि वो सक्रिय राजनीति में आएंगे, और हम्म, सक्रिय राजनीति में आकर के जो वैश्य का कोर वोट है, और झारखंड में स्पेसिफिकली, झारखंड में वैश्य हम्म, के वोट के लिए तो बिहार झारखंड दोनों जगह काम करेंगे। वैश्य तेली जी। जो साहू समुदाय है, और हम्म, झारखंड में जो सिर्फ वैश्य समुदाय नहीं, तेली साहू समाज नहीं, जो समूचा जनरल क्लास है, जो समूचा बाहरी लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं, उन सबके नेता रघुवर दास ही है। उन्हीं रघुवर दास को उन सबके नेता के तौर पर बीजेपी ने देखिए एस्टैब्लिश अजीत जी, मैं चुनाव के दौरान जमशेदपुर गया भी था एक दिन के लिए किसी निजी कार्यक्रम में, और जिस फ्लाइट में मैं जा रहा था, चुनाव समाप्ति में 3 दिन बचे थे, मैं देखा कि बिहार के वैश्य समाज के कई नेता, बड़े नेताओं की हम बात नहीं कर रहे, हम्म, मध्यम दर्जे और छोटे दर्जे, वे भी जमशेदपुर जा रहे थे। मैंने पूछा क्यों भाई, तो पूर्णिमा साहू चुनाव लड़ रही हैं, तो उनकी पहचान तो है ही बिहार के वैश्य नेताओं में भी और बिहार के वैश्य जमात में भी। हाँ, तो वो काम आएंगे दोनों जगह, और जी। बिहार में बिहार दोनों जगह इस राजनीति में काम आएंगे। और झारखंड में जो बिहारी लोग हैं, जो जनरल क्लास है, जो नॉन ट्राइब्स हैं, नॉन मुस्लिम हैं, उनके बीच में उनकी लोकप्रियता है, उन्हीं उन्हीं के नेता है वो। और जी। अपने समय में उन्होंने धर्मांतरण रोकने के भी बड़े प्रयास किए थे। तो संघ हो, बीजेपी हो, वो संगठन के आदमी है, प्रदेश भाजपा के हम्म, अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, उनकी बड़ी भूमिका, वो बहुत सधे हुए राजनेता है।
और 5 साल के कार्यकाल में किसी ने कोई बेईमानी चोरी का आरोप उनके ऊपर नहीं लगा और नॉनसेंस होने का भी कोई आरोप नहीं, सबको उन्होंने काबू में रखा। जो रैकेट काम करता था, सारे रैकेट को उन्होंने अपने काबू में रखा था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता भी है, तो उनका इस्तेमाल करेगी बीजेपी, झारखंड में भी कर सकती है और राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी कोई भूमिका बना करके, अब वो क्या भूमिका होगी, लेकिन ये तय है कि वो सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं। तो गवर्नर्स के जरिए जो दाव साधना है, कोई ना कोई दाव बिहार में भी गवर्नर बदल के हुआ है और झारखंड के रघुवर दास को हटा करके भी बीजेपी ने कोई दाव, अपना राजनीतिक दाव साधा है, कोई ना कोई अपना अपना मोहरा आगे बढ़ाया है बिसात पर, जिसका लक्ष्य क्या है वो अभी पता चलेगा धीरे धीरे। चलिए, तो देखिए कोई ना कोई दांव तो है, और गवर्नर बदलकर अब देखिए या तो दोस्ती रहेगी या दुश्मनी में बदल जाएगी। भारत रत्न का फैसला और जो चर्चा हो रही है 90 दिनों में कुछ होगा, क्या होगा यह देखने और समझने की बात है। हम और आप तो रोज मिलते ही हैं, मिलते ही रहेंगे। देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।